नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला देवभूमि समाचार का, लेकिन उत्तराखंड के समाचारों में आगे बढ़े उससे पहले आपको सीधे लेके चलते हैं मालदा, जहां पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को उद्घाटन जो है वो किया गया और उसको रवाना किया गया। आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अपनी इससे बंगाल के संबोधन में आपको नौजवानों सुनाते हैं। को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है। और इसका बहुत बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है। साथियों, आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उनके सफर को और आसान बनाएगी। साथियों, आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं।
आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। साथियों, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, दूरियों को कम करना यह हमारा मिशन है और ये आज के इस कार्यक्रम में भी दिखाई देता है। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहां पड़ोस में ही एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बातें यहां नहीं बताई हैं वो विस्तार से वहां बताऊंगा और मीडिया का ध्यान भी उस वाले भाषण में ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि नरसिंह, सौंदर्य और देवत्व की परिपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आगमन हुआ। आपको बता दें, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सजी उत्तराखंड की धरती पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आगमन पर विभिन्न स्तरों पर यहां पर जो है गरिमामय अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपराष्ट्रपति का स्वागत पारंपरिक और सांस्कृतिक अंदाज में किया गया था। देवभूमि की संस्कृति और परंपराओं की झलक जो है वो यहां देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में जनसेवा और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 16 जनवरी तक प्रदेश भर में 363 शिविर आयोजित किए गए थे, जिसमें आपको बता दें तकरीबन 2,80,030 नागरिकों ने अपनी सहभागिता की। इस शिविर के माध्यम से जनता की समस्याओं को सीधे उनके द्वार पर जाकर सुना और इसका समाधान भी किया गया। इस पहल को जनता तक व्यापक समर्थन जो है वो मिल रहा है और आपको बता दें कि शिविर में प्राप्त 29,086 शिकायतों का त्वरित समाधान भी यहां पर निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से सरकार की समर्पण भावना और नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो राज्य में बेहतर प्रशासन की ओर एक बढ़ता कदम जो है माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी जिले का सीमावर्ती जादूंग गांव, जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद खाली हो गया था, एक बार फिर से आबाद होने जा रहा है। पर्यटक विभाग ने इस गांव को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विशेष योजना यहां पर बनाई है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इस गांव में 23 परिवारों के लिए पहाड़ी शैली में घर बनाए गए हैं। पहले चरण में आपको बता दें, ये घरों का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों में और सचिव धीरज गवर्याल ने बताया कि जादूंग गांव का विकास ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए जो है वो किया जा रहा है, जिससे ये भारतीय चीन सीमा पर एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने। इसमें देखिए, वाइब्रेंट विलेज की जो परिकल्पना है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, देखिए फर्स्ट फेज में लगभग 51 के करीब हमारे वाइब्रेंट विलेजेस थे और 40 के करीब नए फेज 2 में आए। तो इन वाइब्रेंट विलेजेस को एक्टिविटीज़ के हिसाब से दोबारा पुनर्जीवित करना है। तो इसी उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा 62 की लड़ाई के बाद, जैसा कि आपने बताया, तो लगभग जितने घर वहाँ पे खाली हो गए थे, उन घरों को उसी जगह पर, उसी स्थान पे, उसी प्लेन एरिया में पुनः बना के और उसी शैली में बना के उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। और वो लोग उसमें होम स्टे इत्यादि की एक्टिविटी चलाएंगे और एक रिवर्स माइग्रेशन को प्रेरित करने के लिए ये कदम पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया। तो प्रथम फेज में लगभग 6 जो घर हैं वो लगभग बनने के कगार पे हैं और
जैसे ही वो बन जाएंगे उनको चाबी हम लोग सौंप देंगे। सेकेंड फेज में फिर 8 और घर बनेंगे, फिर बाकी रिमेनिंग 9 घर हम बाद में बनाएंगे। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए लगभग 5 करोड़ की लागत से वहाँ पे एक फेस्टिव ग्राउंड भी बनाया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां बादराबाद स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी दुकानों को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के डीआरओ मुनेश शर्मा ने बताया कि इन दुकानों की जमीन 1952 में आवंटित हो गई थी और वर्तमान का किराया जो है 2024 तक जमा है। हालांकि अब कई दुकानों पर मूल आवंटितों के वारिस जो हैं वो काबिज हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अधिकृत कब्जे और दुकानों के क्षेत्र में अवैध विस्तारण की शिकायतें भी मिल रही थी। इन शिकायतों के सिंचाई विभाग के लिए यहां पर जो है जांचने के लिए विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भौतिक सत्यापन शुरू किया है। डीआरओ ने कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रदेश में जमीन विवाद का निपटारण करने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश यहां पर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। रामनगर में 20 वर्षीय युवक समीर उर्फ लक्की की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी यहां पर बरामद किए गए हैं। मामले में मृतक के भाई रिजवान की तहरीर पर कोतवाली रामनगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ में सामने आया है कि मृतक समीर और आरोपी नजीर दोनों नशे के आदी थे। घटना वाली रात नशे की मात्रा को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलरघटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभत्स थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों को गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया। तो इसमें हमने सबसे पहले उनकी शिनाख्त की, जो मृतक है जो शिनाख्त वो समीर उर्फ लकी के रूप में उनकी शिनाख्त हुई। उसके बाद इसमें हमने उनके जो हत्या के कारण और हत्या जिसने की उस आरोपी की तलाश शुरू की गई और हमने उसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहायता हम लोगों ने ली। और इसमें सीओ रामनगर सुमित पांडे जी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुशील कुमार जो रामनगर इंस्पेक्टर हैं इनके नेतृत्व में टीमें हमने गठित की और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में एक और सह आरोपी है जिनका फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना रोल आ रहा है कि वो घटना में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ आरोपी का और जिनको जो मृतक है इनका, तो उस झगड़े की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी और वो झगड़ा अंततः जो है जानलेवा साबित हुआ। तो उसी धारा में इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई। और ये पूरी टीम के जो प्रोफेशनल वर्क है इसके प्रोत्साहन के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 1500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।